नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य की ये दूसरी क्लास है। जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी तो कृपया उसको देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसमें। तो कल की क्लास में हमने 2 पेज कवर कर लिए थे और यहाँ पर छोड़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पेज है और उस पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे एक आधा प्रश्न हर एग्जाम में बन जाता है, तो आपने ध्यान देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, किन किन की बात हो रही है, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को मिलाकर कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो ध्यान रखना है, कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और उसमें किन किन को शामिल किया गया, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। आगे है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हिंदी के हर एग्जाम्स में इसको देखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित ये स्टेटमेंट, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण होगा, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी, तो उसी प्रकार की जनता की जो चित्तवृत्ति बन जाती है और उसी का जो प्रभाव है साहित्य पर भी पड़ता है। ठीक है, आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विकासवादी तथा अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए किसने, मतलब कि आचार्य रामचंद्र जी का रामचंद्र शुक्ल जी का नाम पूछा जा सकता है कि किसने अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अगला पॉइंट है जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आगे है, आचार्य शुक्ल जी ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। तो कितने खंडों में विभक्त किया है, 4 खंडों में। नेक्स्ट पॉइंट है, शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे, आचार्य शुक्ल जी। भक्ति काल को कितने खंडों में, 4 भागों या शाखाओं में। ये 4 भाग और शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये हो गया भक्ति काल, एक शाखा होगी निर्गुण धारा, एक होगी सगुण धारा, फिर निर्गुण धारा आगे 2 भागों में बट गई, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। सगुण धारा आगे 2 भागों में बट गई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये ऐसा हिंदी साहित्य का पार्ट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी के जो कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं और साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो उनके रचनाओं और साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। ये बात ध्यान रखना है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने अच्छे से याद रखना है कि एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो किसका है ये, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम का जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, किसका है, एडविन ग्रीव्स का है। सीधा सीधा प्रश्न भी बन सकता है, इन्होंने कब लिखा, 1917 में लिखा। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। तो एडविन ग्रीव्स के अनुसार कितने विभाग हो गए हैं, ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितने विभाग हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है ये दोनों ग्रंथ हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। सन 1920 ईस्वी में FEK, ये नया नाम है, FEK ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो कितना अंतर है, यह है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो यहाँ पर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम आ गया। ठीक है,
तो ये दोनों जो ग्रंथ हैं इसको आपने देखना है किस किस के हैं, किस प्रकार से और कब लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तजकिरा ई शौराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये जो ग्रंथ है किसका है, तो ये मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या पूछी जाए तो इसमें 1004 है, जिसमें हिंदी के कुल कितने हैं, 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। तो इतिहास ग्रंथों के जो नाम हैं वो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ और तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं और विकास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये तीनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। अगला पॉइंट है आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। ठीक है, नेक्स्ट है जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती है। आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, 1938 में हुआ। ये डेट याद रखनी है। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से ये 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ठीक है, इस पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है, ये क्लियर करके मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ठीक है, तो आगे है डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से ही स्वीकार किया। इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ये 693 देख के ये लगा कि यहाँ पर एक कहाँ मिस ना हो गया हो, जो 1 है 1600, तो वो मिस ना हो गया हो, इसलिए थोड़ा डाउट पैदा हो गया था। तो ये डेट बिल्कुल सही है, 693 से 1693 तक की काल अवधि की ही बात हो रही है। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे पहला कवि माना गया है। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी नेक्स्ट है। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप देख लेना। उसके बाद हम कल से यहाँ से शुरू करेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। तो आगे अच्छे से आ जाएगी हमारी ये ग्रंथ कौन कौन से हैं और किसका कौन सा ग्रंथ है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये कल की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहाँ तक ही काफ़ी है। धन्यवाद।